हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज के। तो फ्रेंड्स, आज फिर आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ जी ने कितने नियम दिए हैं और उन नियमों को किन किन नामों से जाना जाता है। किस नियम को संधि का नियम कहा जाता है, किस नियम को धारा का नियम कहा जाता है, किस नियम को वोल्टा के नियम के नाम से जाना जाता है और किस नियम को पास के नियम के नाम से जाना जाता है। किरचॉफ जी का कौन सा नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, किरचॉफ जी के कौन सा नियम हमारा जो है ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं किरचॉफ जी ने कितने नियम दिए हैं। किरचॉफ जी ने कितने नियम दिए हैं और उस नियम का प्रतिपादन कब किया। किरचॉफ जी ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए और इन नियमों का प्रयोग किस में किया जाता है, किसी भी जटिल परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका प्रयोग जो होता है, इन नियमों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच हम धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए इस नियमों का प्रयोग करते हैं। अब बात किया जाए किरचॉफ जी का पहला नियम, तो पहले नियम को किन किन नामों से जाना जाता है ये बात कर लेते हैं ना। तो किरचॉफ जी का जो पहला नियम है इसे संधि नियम के नाम से जाना जाता है, या इसे इंग्लिश में क्या जैक्सन रूल के नाम से जाना जाता है, और इसे धारा नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और किरचॉफ का ये जो पहला नियम है ये हमारा आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात किया जाए जो हमारे किरचॉफ जी ने पहला नियम दिया, क्या नियम दिया। ठीक है दोस्तों, पहला नियम या संधि का नियम या इसी को कहते हैं धारा नियम। ठीक है दोस्तों, 3 नाम से पूछ सकता है इसको, मतलब क्वेश्चन हमारा 3 प्रकार से पूछ सकता है। तो पहला कह सकता है किरचॉफ का पहला नियम क्या है, ठीक है, या संधि का नियम लिखिए, या संधि का नियम क्या है, या पूछ सकता है धारा नियम क्या है। मतलब क्वेश्चन हमारा अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का संधि नियम या इसी को कहते हैं धारा नियम, ये क्या है, इसका पहला नियम क्या है। तो उन्होंने पहला नियम दिया, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहला नियम क्या दिया, पहला नियम उन्होंने दिया कि क्या दिया भैया, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमारा क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया। उन्होंने क्या बताया, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। सिग्मा i = 0 होता है। ठीक है दोस्तों, सिग्मा i = क्या होता है, 0 होता है। लेकिन बात किया जाए थोड़ा बात यहाँ चित्र में देख के बताते हैं हम आपको। संधि की ओर जाने वाली जो हमारी संधि की ओर आने वाली जो धारा होती है वो धनात्मक लिया जाता है ना। लेकिन यहाँ देखा जाए तो हमारा I1 और I2 हमारे क्या होती हैं, संधि की ओर जा रही है ना, तो ये हमारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन इसी चित्र में देखा जाए I3 I4 और I5 जो हमारे हैं संधि से दूर जा रही है ना, तो इनको क्या किया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या किया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, मतलब यह हो गया ना। तो इस प्रकार से हमारे जो होते हैं किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार अगर इस चित्र में देखा जाए तो हमारा I1 और I2 तो प्लस में होंगे, लेकिन I3 I4 और I5 जो हमारे होंगे ऋणात्मक होंगे। इसका योग हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा ना। तो यह क्या आएगा, समीकरण हमारा आएगा I1 + I2, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, -I3 -I4 -I5 = हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यही बात किया जाए जो -I3 I4 और I5 है या इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे ना। तो हमारा एक समीकरण आएगा I1 + I2 = हमारा आएगा I3 + I4 + I5। इस समीकरण से हमको यह पता होता है, क्या ज्ञात होता है, क्या ज्ञात यह होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग हमारा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको इस प्रकार से भी जाना जा सकता है, जब किसी परिपथ में अस्थायी धारा बहती है, जब किसी परिपथ में क्या होता है, अस्थायी धारा बहती है, तो परिपथ में किसी भी संधि पर ना तो आवेश का संचयन होता है, ना तो आवेश का संचयन होगा और ना ही वहां से कोई आवेश हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ का पहला नियम किसको व्यक्त करता है, तो किरचॉफ का पहला नियम बात किया जाए तो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। समझ में आ गया दोस्तों, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो किरचॉफ जी का पहला नियम हमारा संधि का नियम या धारा नियम के नाम से जाना जाता था। वो नियम क्या बताता था, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमारा क्या होता है, शून्य होता है। पहला नियम हो गया ना, सिग्मा = 0। समझ में आ गया ना।
अब बात किया जाए हमारा सेकंड नियम क्या है ना, लेकिन सेकंड नियम को जानने से पहले यह जान लिया जाए सेकंड नियम को किन किन नामों से जाना जाता है। सेकंड नियम को किन किन नामों से जाना जाता है। इसे सबसे पहले हमारा जो सेकंड नियम हमारा है, इसे पास नियम के नाम से जाना जाता है, बोल्टता के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह किसको व्यक्त करता है ना, ये नियम जो हमारा है किसको व्यक्त करता है, तो यह ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। अब बात किया जाए इनका दूसरा नियम क्या है, इनका दूसरा नियम क्या है ना, किस प्रकार से इन्होंने दूसरा नियम दिया। इनका दूसरा नियम हमको यह बताता है, क्या बताता है? यह बताता है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए, किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उन पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर होता है। जहाँ हमारा क्या है, आई हमारा धारा को व्यक्त करता है, आर हमारा क्या है, प्रतिरोध को। तो इनका जो गुणनफल होगा इसमें हमारे क्या होंगे, तो ये तो कह रहा है ना सिग्मा आई और आर जो हमारे क्या है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो सिग्मा आई आर इक्वल टू हमारा सिग्मा ई के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चित्र में देखा जाए तो चित्र में जो हमारे E1 और E2 हमारे क्या है, दो सेल हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो R1 R2 और R3 हमारे क्या है, तीन प्रतिरोध हैं। R1 और R2 में बहने वाली धाराएं हमारी कौन कौन सी हैं? I1 है और I2 है ना। तो बिंदु A पर बात किया जाए तो A पर किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार हमारा R3 में बहने वाली जो धारा होगी हमारी I1 प्लस I2 होगी ना। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, परिपथ में दो बंद पास 1 और 2 हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चित्र में हमारे दो पास है ना, 1 और 2 बंद पास हैं। पहले पास की बात किया जाए तो पहले पास में हमारा किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार बात किया जाए तो हमारी स्मॉल I1 इंटू कैपिटल R1 माइनस हमारा होगा स्मॉल I2 इंटू कैपिटल R2 इक्वल टू हमारा बराबर होगा E1 माइनस E2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास 2 के लिए बात किया जाए तो पास 2 में हमारे क्या होंगे, I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू हमारा I2, क्योंकि यहाँ पर सेल हमारा एक ही है ना। इन समीकरणों के द्वारा हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों ना, किन किन समीकरणों के द्वारा? इस समीकरण जो हमारा दिया है I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, पहले पास के लिए हो गया। दूसरे पास के लिए हमारा क्या होगा, इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू हमारा E2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न भागों में धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों ना। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you watching my video.